Myself, Dr. Meenakshi. In this part of this video, we will discuss about the problems faced by farmers in getting finance and suggestions to remove limitations of agricultural credit. अर्थात किसानों को उधार लेने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कृषि के लिए जो उधार है वो दो स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, एक तो संस्थागत स्रोतों से और एक गैर संस्थागत स्रोतों से। जो गैर संस्थागत स्रोत थे उसमें महाजन आते थे, बड़े अमीर किसान आते थे, व्यापारी आते थे, कमीशन एजेंट्स आते थे, मित्र और रिश्तेदार आते थे। गैर जो संस्थागत स्रोत हैं उसमें जो महाजनों की मैंने आपको बात बताई है, तो महाजन भी आपके दो तरीके के होते थे। एक तो पेशेवर महाजन होते थे, एक गैर पेशेवर महाजन होते थे। उसके हम बारे में हमने डिटेल में स्टडी हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है। दूसरी बात है संस्थागत स्रोतों की। तो संस्थागत स्रोतों में क्या आते थे? व्यापारिक बैंक आते थे, सहकारी साख संस्थाएं आती थी, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, राज्य जो सहकारी बैंक है इत्यादि। इन सभी स्रोतों में यानी कि जो संस्थागत स्रोत हैं उनमें नाबार्ड को छोड़कर बाकी सभी संस्थाओं से किसान सीधे रूप में लोन ले सकता है। जैसे आरबीआई से हम सीधे लोन नहीं ले सकते। आरबीआई क्या करता है, पहले कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है और कमर्शियल बैंक से हम लेन देन कर सकते हैं। उसी तरीके से नाबार्ड जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है या जितनी भी दूसरी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कृषि के लिए साख उपलब्ध करवाती हैं, जिसमें सहकारी समितियां भी आती हैं, दूसरे बैंक्स भी आते हैं, छोटे बैंक भी आते हैं, बड़े बैंक भी आते हैं। तो उन सभी संस्थाओं को नाबार्ड पैसा उपलब्ध करवाता है और फिर उन संस्थाओं से किसान सीधे लेन देन कर सकते हैं। अब बात है कि यदि किसान इन संस्थाओं से लोन लेना चाहता है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो संस्थागत साधन हैं या संस्थागत स्रोत हैं उनके माध्यम से सरकार ने कोशिश तो की है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जिस समय पर उनको उधार चाहिए उनको वो उधार उस समय पर और उचित मात्रा में उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि किसान जो है वो बड़े अमीरों जो अमीर किसान हैं, महाजन हैं, उन सभी के चंगुल में ना फंस सके। परंतु फिर भी समस्याएं तो आ रही हैं। अब समस्याएं क्या हैं? अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली समस्या है अत्यधिक औपचारिकताएं, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज। अत्यधिक औपचारिकताओं का मतलब क्या है कि जो मैंने स्रोत की बात बताई है आपको, संस्थागत की और गैर संस्थागत की। गैर संस्थागत साधनों से अगर किसान लोन लेना चाहता है तो वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन अगर संस्थागत साधनों से किसान लोन लेना चाहता है या उधार लेना चाहता है तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जो किसान पढ़े लिखे होते हैं वो तो आसानी से इन फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देते हैं या जो कागजी कार्रवाई है उनको वो आसानी से पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो किसान अनपढ़ होते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो इन औपचारिकताओं को पूरा करने में अपने आप को वो असमर्थ पाते हैं, यानी कि उनको वो जो औपचारिकताएं हैं समझ में ही नहीं इतनी आसानी से आती, जिससे परेशान होकर वो क्या करते हैं कि जो गैर संस्थागत साधन हैं यानी कि जो बड़े किसान हैं, महाजन हैं, आड़ती हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं जो अमीर है वहां से क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। दूसरी समस्या आती है प्रतिभूति की, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। प्रतिभूति का मतलब क्या है कि अगर किसान संस्थागत साधनों से लोन लेना चाहता है तो उनको इन संस्थागत साधनों के पास अगर मान लो बैंकों से लेना चाहता है या किसी समिति से लेना चाहता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ जो है वो गिरवी उनके पास रखना पड़ेगा एज सिक्योरिटी, और फिर उस सिक्योरिटी के आधार पर या उसको बेस बनाकर किसानों को क्या दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा। हालांकि
सरकार ने कोशिश की है कि अगर छोटी अमाउंट का लोन है या छोटी अमाउंट का अगर उधार है, तो उसके लिए किसी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी समस्या है लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, अनुत्पादक ऋण। कई बार किसान क्या करता है कि जो अनुत्पादक कार्य हैं, जैसे घर में कोई फंक्शन उसको करना है, कोई शादी करनी है, बच्चे का बर्थडे है, घर में कोई बीमार हो जाता है या मुकदमाबाजी है, उन सभी के लिए किसान क्या करता है, पैसा उधार ले लेता है। तो ये सारी इन जितने भी पर्पसेस मैंने आपको बताए हैं, इन पर्पसेस के लिए या किसी दूसरे पर्पस इनमें से उधार अगर किसान लेता है, तो इससे किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। और जब आय में कोई वृद्धि नहीं होती या आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो किसानों को इन अनुत्पादक जो ऋण हैं, उनको वापस करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इससे किसान क्या हो जाते हैं, ऋण जाल में फंसते चले जाते हैं। ऋण जाल का मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। अगली समस्या है कृषि ऋणों की कम वसूली, पुअर रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जिन किसानों ने संस्थागत साधनों से ऋण लिया है, उस ऋण की वसूली भी आज तक कम हो पाई है। समय समय पर विभिन्न राज्यों की सरकारों ने हालांकि किसानों ने जो लोन लिए हैं उनको माफ किया है, परंतु जिस संस्था से या जिस बैंक से किसान ने पैसा उधार लिया है, वहां पर वो राशि सरकार जमा नहीं करती। जिससे क्या होता है कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं या जो भी आपकी समितियां हैं, वो किसानों को लोन देने में आनाकानी करती हैं। अगली समस्या इसमें है निर्धन किसानों को कम साख, लेस क्रेडिट टू पुअर फार्मर्स। अब जो कृषि साख है, उसका जो लाभ मिलता है, वो किनको मिलता है, जो अमीर किसान होते हैं, जो आसानी से लोन प्राप्त कर लेते हैं। और आसानी से लोन किनको मिलता है, जो प्रभावशाली होते हैं। तो प्रभावशाली किसानों को और जो धनी किसान हैं, उनको आसानी से लोन मिल जाता है। और जो गरीब किसान है या वास्तव में जो ज़रूरतमंद हैं, उनको पैसा समय पर उधार नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन्स, ऋणों की अपर्याप्त मात्रा। अपर्याप्त मात्रा का मतलब क्या है कि जितना किसान को पैसा उधार चाहिए, एक तो उतना नहीं मिलता, और जिस समय पर चाहिए उस समय पर नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज अनसर्टेन कैपेसिटी ऑफ रिफंडिंग लोन, ऋण वापस करने की अनिश्चित क्षमता। इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादातर किसान होते हैं, वो क्या होते हैं, गरीब ही होते हैं। तो जो अधिकतर जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ऋण को वापस करने की जो क्षमता होती है, वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब ये नहीं पता होता कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है कि जो कृषि है वो क्या किस पर निर्भर है, आज भी मानसून पर निर्भर है। अगर बारिश समय पर हो जाती है और या कई बार क्या होता है कि बारिश भी अगर सही समय पर मान लो चलो हो भी जाए, फसल अच्छी भी हो जाती है। कई बार फसल क्या होती है, पककर तैयार खड़ी होती है, अचानक बारिश आ जाती है। हम कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि जो गेहूं है, कटाई का समय आ चुका होता है, कोई तार गिर जाती है, आग लग जाती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो किसानों को सहन करनी पड़ती हैं। इन समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो उनको लोन लेने की उनकी जो कैपेसिटी है, वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज, अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं। भारत में आज भी हालांकि सरकार ने तो कोशिश की है कि पर्याप्त मात्रा में बैंकों की भी स्थापना की है, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनकी भी स्थापना की है, साख समितियों की भी सरकार ने स्थापना की है, लेकिन फिर भी इनकी जो संख्या है आज भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और बहुत सारे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं या बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जिनमें आज तक भी कोई बैंक नहीं है। आप कह सकते हो कि जो बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो भी आज तक इनकी सुविधाओं से वंचित है। किनकी सुविधाओं से, जो बैंक हैं।
चाहे आप उसको ग्रामीण बैंक को कह सकते हो या सहकारी समितियां कह सकते हो या प्राथमिक कृषि साख समितियां कह सकते हो या व्यापारिक बैंकों की शाखाएं कह सकते हो। नेक्स्ट इज सजेशंस टू रिमूव लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, अर्थात जो किसानों को साख प्राप्त करने में या उधार प्राप्त करने में समस्याएं आ रही थी, जिनका हमने अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उन समस्याओं को या उन कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पहला सुझाव है विभेदात्मक ब्याज दर नीति। विभेदात्मक ब्याज दर नीति का मतलब डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ब्याज दर है या इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, वो अलग-अलग होनी चाहिए। अलग-अलग का मतलब क्या है कि जो अमीर किसान है उनको ज़्यादा ब्याज दर पर पैसा दे दो और जो गरीब किसान है उनको कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध करवा दिया जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना। जो सहकारी समितियां हैं उनको एक तो उपयोगी बनाया जाए, उनको कुशल बनाया जाए, इसके साथ साथ इनकी जो संख्या है उसमें भी वृद्धि की जाए। इसके साथ साथ जो सहकारी समितियां हैं उनके पास किसानों को पैसा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध होना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि ये जो सहकारी समितियां हैं वो काम कैसे करती हैं, अर्थात उनकी कार्यप्रणाली क्या है, इस पर नजर रखें। थर्ड इज सिंपल प्रोसीजर, सरल प्रक्रिया। सरल प्रक्रिया का मतलब क्या है कि किसानों को उधार देने का जो तरीका होता है वो आसान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी बात की है कि किसान महाजनों के पास, साहूकारों के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी लोन देने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही आसान होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सहकारी समितियां हैं या बैंक हैं उनका लोन देने का जो तरीका है वो किसानों में लोकप्रिय हो, ताकि किसान जो संस्थागत साधन है वहां से ज़्यादा मात्रा में लोन ले सकें। नेक्स्ट इज अधिक दीर्घकालीन ऋण। अधिक दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या है कि किसानों की, अगर हम महाजनों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लंबे समय के लिए लोन उपलब्ध उनको करवाए जाएं। और आरबीआई भी कमर्शियल बैंक्स को लंबे समय के लिए पैसा उधार दे। नेक्स्ट इज सेटिंग अप क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूट, साख गारंटी संस्था की स्थापना। ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका में क्या है कि अगर किसान लोन लेना चाहता है तो उसके लिए साख गारंटी संस्था वो आरंभ की है, और वो जो संस्था है वो किसानों को जो लोन दिया जाता है उसकी गारंटी देती है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी होना चाहिए, एक साख गारंटी संस्था की स्थापना की जाए और वो क्या करे कि किसान, जो भी किसान लोन लेना चाहता है उस ऋण की वो गारंटी दे। तो इससे क्या होगा कि किसानों के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट टू सेविंग्स, किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचत करें, और इसके अलावा, बचत करने के अलावा, इस बचत को वो जो आपकी सहकारी संस्थाएं हैं उनमें, जो पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं उनमें, जो बचत बैंक्स हैं उनमें वो जमा करवाए। इससे क्या होगा कि जब किसान को पैसे की ज़रूरत होगी तो किसान अपना पैसा वहाँ से निकलवा सकेगा और उसका प्रयोग कर सकेगा। और किसानों की जो लोन पर निर्भरता है या उधार पर जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेटिंग अप वेयर हाउसेस, गोदामों की स्थापना। भारत में क्या होना चाहिए? गोदामों की स्थापना पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, ताकि किसान क्या करे,
जो उसकी उपज है उसको वो इन गोडाउन्स में रख दे और इन गोडाउन्स से उनको रसीद मिल जाए और इन रसीदों पर किसानों को कमर्शियल बैंक से उधार मिल जाए। नेक्स्ट इज चेक ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र को नियंत्रित करे। असंगठित क्षेत्र कौन सा है? जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, जैसे महाजन हैं, साहूकार हैं। तो सरकार की कोशिश क्या होनी चाहिए, सरकार को क्या चाहिए कि जितने भी महाजन हैं, अमीर किसान हैं जो लोन देने का काम करते हैं, और जितने भी साहूकार हैं, उनके काम को नियंत्रित किया जाए, उनके काम को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट इज इशूइंग क्रेडिट कार्ड। किसान कभी क्या करता है, अलग अलग संस्थाओं से एक ही वस्तु को गिरवी रखकर कई बार उधार ले लेता है, जिससे उस ऋण या उधार को उसको वापस करने में दिक्कत आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएं और इस क्रेडिट कार्ड में उसने किस किस संस्था से कितना लोन लिया है, उसका भुगतान वो कब करेगा, किस तरीके से करेगा, ब्याज कितना होगा, इसका पूरा विवरण जो है वो लिखा हो, ताकि जिस भी संस्था से वो लोन लेगा वो संस्था क्या करे, उस कार्ड को देखे, ताकि कार्ड को देखने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति का पता लग सके। और किसान को भी ये सुविधा दी जाए कि यदि किसान चाहे तो या तो वो उस लोन को इकट्ठा दे दे या किश्तों के रूप में दे दे। नेक्स्ट इज इशूइंग किसान पासबुक। किसान पासबुक जारी करना। जो भी लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, या आप कह सकते हो जो भी भू राजस्व अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या किया जाए, किसानों के लिए पासबुक जारी की जाए और उस पासबुक पर किसान के पास कितनी जमीन उपजाऊ है, कितनी बंजर है, खेतों की संख्या कितनी है, इसके अलावा उन जो भी किसान के पास खेत हैं वो कहाँ स्थित हैं, उस पर कितने ट्यूबवेल लगे हैं, कितने कुएं लगे हैं, ये सभी अंकित होना चाहिए या ये सब लिखा होना चाहिए। और किसान ने कितना लोन किस संस्था से किस ब्याज दर पर लिया है, यह भी लिखा जाना चाहिए, ताकि जिन संस्थाओं से किसान लोन लेता है वो संस्थाएं किसान की आर्थिक स्थिति का पता लगाकर किसान को लोन दे दें। नेक्स्ट इज सुपरविजन ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ लोन। ऋण के वास्तविक प्रयोग पर नजर। ऋण के वास्तविक प्रयोग पर नजर का मतलब क्या है कि किसानों के द्वारा जो साख एजेंसियां हैं, वहां से किसान जो लोन लेते हैं, उनके वास्तविक प्रयोग पर एजेंसी को नज़र रखनी चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि एक एजेंसी बना दी जाए और वो एजेंसी क्या करे कि जिस जिस संस्था से किसान या जिस जिस साख संस्था से या जिस जिस बैंक से किसान उधार लेता है, उस का प्रयोग वो कैसे करता है, इस पर वो जो एजेंसी है वो नज़र रखे। इसके साथ साथ ये जो एजेंसी बनाई जाए, इसमें जो भी स्टाफ रखा जाए उसको ट्रेंड किया जाए। किसानों को भी नई नई मशीनों का प्रयोग वो कैसे करे, इसकी जानकारी दी जाए और नई नई तकनीकों का प्रयोग जो है वो कैसे करे, इसकी भी किसानों को जानकारी दी जाए, ताकि किसानों को पूरा से पूरा लाभ मिल सके। पूरे से पूरा लाभ किसका, कि जो लोन उसने लिया है उसका पूरा लाभ उसको मिल सके। नेक्स्ट इज लेस इंटरमीडियरी, कम मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब क्या है कि बिचौलिए कितने हैं, ठीक है। तो कोशिश सरकार की क्या होनी चाहिए कि जितने भी बिचौलिए हैं, मध्यस्थ हैं, उनको खत्म किया जाए। सिर्फ क्या हो, एक तो लोन देने वाला हो, एक लोन लेने वाला हो।
तो इससे क्या होगा कि जो किसान हैं उनकी जो हरासमेंट होती है, उनका जो शोषण होता है, उस शोषण से किसान आसानी से बच जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मध्यस्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और किसान का बहुत सारा पैसा जो है इन मध्यस्थों को कमीशन देने में या घूस देने में ही चला जाता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर कंजम्पशन एक्टिविटीज ऑल्सो। उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण। ऋण देखो दो तरीके का होता है, मतलब ये आप कह सकते हो ऋण दो तरीके से लिया जा सकता है, उत्पादक कार्यों के लिए और अनुत्पादक कार्यों के लिए। उत्पादक कार्य कौन से होते हैं कि जिससे आय में वृद्धि होती है। अनुत्पादक कार्य कौन से होते हैं, सीधी बात है जिससे आय में कोई वृद्धि नहीं होती। तो क्या करना चाहिए कि जो छोटे और गरीब किसान हैं उनको उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण दिया जाना चाहिए। उत्पादक कार्यों के लिए तो क्या है कि जिनसे उनकी आय बढ़ती है। अनुत्पादक कार्य क्या है, जो कि मैंने अभी बताया है कि जिनसे आय में कोई वृद्धि नहीं होती। आप कह सकते हो उपभोग कार्यों के लिए भी जो ऋण है वो एक तरीके से अनुत्पादक कार्यों में हम ले सकते हैं। तो यदि किसानों को उपभोग कार्यों के लिए अगर ऋण दे दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो गरीब किसान हैं या जो छोटे किसान हैं वो महाजनों के या अमीरों के चंगुल में नहीं फंस पाएंगे। नेक्स्ट इज लोन्स इन काइंड्स ऑल्सो। किस्म के रूप में भी ऋण। किस्म के रूप का मतलब क्या होता है कि अगर किसान को उधार चाहिए और वो किसी भी संस्था से अगर लोन लेना चाहता है तो किसानों को किस्म के रूप में भी लोन दिया जाए। जैसे अगर उसको खाद चाहिए तो उसको खाद दे दी जाए, बीज चाहिए बीज दे दिए जाएं, मशीनें चाहिए मशीनें दे दी जाएं। तो इससे क्या होगा कि अगर वो लोन का या उधार का मिसयूज करता है तो उससे वो बच पाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। विभिन्न साख संस्थाओं में समन्वय होना चाहिए। जितनी भी संस्थागत स्रोत हैं, चाहे उसमें छोटे बैंक हैं, चाहे बड़े बैंक हैं, चाहे व्यापारिक बैंक हैं, चाहे सहकारी साख समितियां हैं, कुछ भी आता है तो उन सभी समितियों में, उन सभी संस्थाओं में आपस में समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल फाइनेंस का, ये ख़त्म होता है। पहली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, तो जो भी इसके अंदर जो आता है हम एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस का जो टॉपिक है उसमें इसका मीनिंग की बात आती है, इसके बाद इसके स्रोतों की बात आती है, यानी कि इसको कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। इसके वर्गीकरण की बात आती है, यानी कि इसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। अब इस टॉपिक में से जितने क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप निकल सकते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, गिव मेरिट्स ऑफ ईच सोर्स। भारत में कृषि साख के विभिन्न साधनों की व्याख्या करें, प्रत्येक साधन के गुण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। भारत में कृषि वित्त के साधनों का वर्णन करें और कृषि वित्त की मुख्य कमियां क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट द एक्सटेंट ऑफ देयर सक्सेस और फेल्योर। भारत में कृषि साख प्रदान करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विस्तार से बताएं।
इनकी सफलताओं और इनकी कमियों पर भी प्रकाश डालें। Discuss in detail the role of cooperative institutions in agricultural credit in India. Also highlight the extent of their success or failure. भारत में कृषि साख प्रदान करने में सहकारी जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका बताएं, इनकी सफलताएं और इनकी कमियों पर भी प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया। भारत में कृषि वित्त में सहकारी समितियों के योगदान का वर्णन करें। और एक क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है, आउटलाइन वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। भारत में कृषि साख के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। और एक क्वेश्चन इसमें से ये भी निकल सकता है, मैं पूरे टॉपिक की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वीडियो में जो है हमारा और जो सेकंड वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है। एक्सप्लेन और यू कैन आप कह सकते हो कि क्लासीफाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी कि जो कृषि वित्त है उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त के स्रोतों का वर्णन करें। हाउ कैन एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू फार्मर्स बी इंक्रीज्ड इन इंडिया। भारत में किसानों के लिए कृषि साख को कैसे बढ़ाया जा सकता है। गिव सजेशंस टू रिमूव लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। कृषि साख की सीमाओं को दूर करने के लिए सुझाव दें। एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन गेटिंग फाइनेंस। भारतीय कृषकों को वित्त प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताएं। और एक्सप्लेन द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। कृषि साख की समस्याओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर एक टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। कृषि वित्त के संस्थागत साधनों के योगदान का वर्णन करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज और विल बी, एक्सप्लेन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। कृषि वित्त के गैर संस्थागत साधनों की व्याख्या करें। अगर हम शॉर्ट नोट्स की ओर बात करें, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे अगर हम जाते हैं तो ये हो सकता है कि कौन सा जो सोर्स है वो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है, ठीक है। कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है। इसके अलावा जो आपका भूमि विकास बैंक है, किसानों को किस तरह के लोन देता है, शॉर्ट पीरियड के लिए देता है या लॉन्ग पीरियड के लिए देता है या दोनों के लिए देता है, तो आप क्या बताओगे कि लॉन्ग पीरियड के लिए देता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन इशू करता है, तो कमर्शियल बैंक करते हैं। कितनी राशि तक के कृषि ऋणों पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, 1 लाख रुपए तक के लोन्स पर किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका है कि जो आपके आरआरबी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो रीजनल रूरल बैंक है। आपकी इसमें आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके क्या हो सकते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप से या स्वयं सहायता समूह से आपका क्या तात्पर्य है।